Hi everybody, I hope you are doing amazing और तुम्हारी प्रिपरेशन फॉर सितंबर अटेम्प्ट बिल्कुल मस्त फुल एनर्जी के साथ फुल स्विंग में चल रही है। आरटीपी इंस्टीट्यूट रिलीज़ कर चुका है एंड तुम्हारी सेल्फ एफर्ट को थोड़ा सा कम करने के लिए मैं हूँ यहाँ मौजूद तुम्हें सपोर्ट करने के लिए। यहाँ पे मैं तुम्हारे साथ आरटीपी का करने वाली हूँ फुल डिस्कशन। ये जब हम आरटीपी का डिस्कशन करेंगे यू आर गोइंग टू कम अक्रॉस अ फ्यू न्यू क्वेश्चंस विच आर क्वाइट ट्रिकी। अकेले करो तो 1 घंटा 1.5 घंटा भी कभी कभी किसी क्वेश्चन में लग सकता है। सो नीड नॉट वेस्ट टाइम अकेले एंड लेट्स डू इट टुगेदर एंड आई एम क्वाइट श्योर आफ्टर द डिस्कशन यू आर गोइंग टू हैव फुल कमांड ऑन द क्वेश्चन। और मैम आरटीपी क्या सच में इंपॉर्टेंट होती है करना? द आंसर इज येस, क्योंकि कई बार देखा गया है कि आरटीपी का डिक्टो उठ के क्वेश्चन एग्जाम पेपर में आ जाता है। सो मिसिंग इट इज नॉट अ राइट डिसीजन। मैंने खुद ने जब अपना फाइनल दिया था आई स्टिल रिमेंबर टैक्स के पेपर में मॉर्निंग के अंदर मैं आरटीपी करके गई थी एंड आई वाज एबल टू फाइंड डिक्टो सेम शायद 5-8 मार्क्स के आसपास का कुछ क्वेश्चन उस अटेम्प्ट के अंदर। सो देयर आर लॉट ऑफ चांसेस दैट यू गेट सम क्वेश्चन फ्रॉम आरटीपी। सो लेट्स चेक इट आउट। दूसरी बात, towards the end of this particular video I'm going to tell you some of the important things with related to your FM with your FM का पेपर, ठीक है, with your financial management कि what can help you score really high in less time। तो उसके लिए stay tuned till the end of the video। Let's start without wasting any time। हमारे पास ये जो particular RTP है इसने धमाका किया पहले क्वेश्चन के साथ ही। ऐसा क्वेश्चन दिया है, ये आधा पेज दिखने में तो लाइक 1.25 पेज का है लेकिन बिल्कुल नया क्वेश्चन और लॉट ऑफ एफर्ट इट इज रिक्वायरिंग, बट नो वरीज, लेट्स रीड इट टुगेदर। द क्वेश्चन इज मिंट टेक्नोलॉजीज। क्वेश्चन पढ़ा अच्छे से करा करो, पैनिक से नहीं, अच्छे से। मिंट टेक्नोलॉजीज, अ स्टार्टअप in the IT infrastructure space is planning to enter the computer networking market with a specialized offering, VPN connectivity solutions for enterprises with distributed office networks. The company recently won a significant tender from a major national bank to set up a secure VPN connection across 100 branches. तो 100 branches का टेंडर मिला है। The leadership team is excited but cautious as this move requires significant upfront investment। शुरू में पैसा बहुत सारा लग रहा है and ongoing operational capabilities, तो मतलब over the period भी there will be lot of investment and everything। यहाँ तक की बात कोई काम की नहीं थी, बस कुछ बातें थी। आगे, to evaluate the financial viability of this project you have been hired as a consultant। They have forecasted that their number for 5 years and they have assumed that they will grow at industry average of 3% afterwards। तो अभी 5 साल का कुछ फोरकास्ट हमारे साथ ये करने वाले हैं शेयर, और उसके बाद इनका कहना है कि हर साल 3% की आगे 5th ईयर बाद ग्रोथ होने वाली है। Mint will invest all money for capex। Now what is this capex? Capital expenditure in the infrastructure एंड इक्विपमेंट। तो इक्विपमेंट्स लेने में और इंफ्रा सेटअप में उनका कैपिटल एक्सपेंडिचर हो रहा है। मिंट इज प्लानिंग टू इशू 50 मिलियन शेयर्स इन ल्यू ऑफ द अमाउंट। तो पैसा जो चाहिए वो शेयर्स के थ्रू इशू अरेंज कर रहा है। सो बेसिकली एक ही जगह से सोर्स है इनका एंड दैट इज शेयर्स, एंड डिबेंचर्स एंड लोन इज नॉट देयर। मिंट विल हैव टू कीप अपग्रेडिंग द इंफ्रा। So now not just investing initially, but even you have to keep upgrading the infra and equipment to cover different offices of variant clients। So you need to understand one thing from this line, the infra जो शुरू में पैसा लगा रहे हो that's not the end, they have to keep upgrading the infra। That means the capital expenditure may take place even in the future years and also in what? In infrastructure and in equipments। Further, Mint expects an initial investment of like around 150 million in network access। कितने का खर्चा हो रहा है? 150 मिलियन का इनिशियल सेटअप कॉस्ट फॉर कनेक्टिंग डिफरेंट ऑफिसेस को कनेक्ट करने के लिए 150 मिलियन लग रहा है, विच इज़ एक्चुअली अ नेटवर्क इन्वेस्टमेंट, नेटवर्क में इन्वेस्टमेंट। आगे कह रहा है मिंट नीड्स टू इन्वेस्ट एडिशनल 10 मिलियन एवरी ईयर स्टार्टिंग फ्रॉम बिगिनिंग, मतलब अभी ही, एंड इज एक्सपेक्टेड टू ग्रो 10% एवरी ईयर। सो व्हाट आर दे सेइंग, आपका जो ये नेटवर्क वाला खर्चा है 150 मिलियन तो है ही है, इसके साथ साथ अभी 10 मिलियन और लग रहे हैं
एडिशनल बोला उन्होंने। तो अभी ओवरऑल लग कितना रहा है, 160 मिलियन कह रहे हैं। ये जो 10 मिलियन एडिशनल है स्टार्टिंग फ्रॉम बिगिनिंग अभी लग रहा है एंड इज एक्सपेक्टेड टू ग्रो 10% एवरी ईयर। तो अभी 10 मिलियन एडिशनल लग रहा है, नेक्स्ट ईयर 10 + 10%, फिर उसमें +10%, फिर उसमें +10%। तो ऐसे ये जो एडिशनल वाला है ये हर साल लग रहा है। आई होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड। 150 लगा यहाँ और उसके अलावा 10 लगा, तो अभी 10 लगा और अगले साल 10 में +10%, तो ये तुम्हारा हो जाएगा 11। उसमें फर्दर प्लस करोगे 10%, तो आई थिंक दैट्स 121। उसमें फर्दर 10% प्लस करोगे तो 13.31 कुछ ऐसा, व्हाटएवर। अभी मैंने वैल्यू नहीं निकाली, मैं सिर्फ तुम्हें कॉन्सेप्ट बता रही हूँ। आगे कह रहा है द इक्विपमेंट इन्वेस्टमेंट वेरीज विथ नंबर ऑफ ब्रांचेस। इक्विपमेंट आई होप तुम इमेजिन कर पा रहे हो, सिस्टम होगा और आपका वायर्स होंगे। तो ये जो पूरा का पूरा है ये नंबर ऑफ ब्रांचेस या ऑफिस पे डिपेंड करता है। दिस वेरीज विथ टाइम एंड करंटली इज 0.1 मिलियन पर ऑफिस। एक ऑफिस में जो इक्विपमेंट का खर्चा है वो 0.1 मिलियन है। सो नाउ इट डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ ऑफिसर्स के कितना ओवरऑल इक्विपमेंट का खर्चा आएगा। आगे इनिशियली मिंट हैज वन अ टेंडर ऑफ 100 ब्रांचेस और बैंक एंड इज एक्सपेक्टेड टू ग्रो एट 30% फॉर नेक्स्ट 5 years। अभी 100 ब्रांच मिली, 30% नेक्स्ट ईयर ऑल मिल जाएंगी, दैट मीन्स 130 ब्रांच हो जाएगी। फिर 130 में 30% और बढ़ जाएगी, फिर उसमें 30% और बढ़ जाएगी, फिर उसमें 30% और बढ़ जाएगी। सबको यहाँ से एक बात क्लिक करना चाहिए कि इक्विपमेंट का खर्चा बस कहीं ना कहीं based on number of branches. So initially you have got 100 branches, then you will not have 100, you will have 130. So when you will have 130 तो जो 30 और branches हैं उनके ऊपर इक्विपमेंट का एडिशनल खर्चा होगा सेकेंड ईयर में। फिर वो जो 130 हैं उनके 30% नेक्स्ट ईयर और ब्रांचेस बढ़ रही हैं, तो वो जो और ब्रांचेस है उन पे फिर इक्विपमेंट का खर्चा होगा। तो एक्चुअली इक्विपमेंट का खर्चा हर साल कहीं ना कहीं होता चल रहा है, बिकॉज हर साल कहीं ना कहीं 30% ब्रांचेस इंक्रीज हो रही हैं। आई होप यू आर इट। अभी लिख के करेंगे तो और क्लियर हो जाएगा, परेशान नहीं होना। आगे आ रहा है नेक्स्ट, मिंट इज एक्सपेक्टिंग टू हैव अ मेंटेनेंस कॉस्ट। मिंट इज एक्सपेक्टेड टू हैव अ मेंटेनेंस कॉस्ट ऑफ 10% फॉर इक्विपमेंट। तो पहले साल में इक्विपमेंट का वैल्यू अलग है, उसका 10%। नेक्स्ट ईयर इक्विपमेंट्स अब और बढ़ जाएंगे बिकॉज ब्रांचेस बढ़ रही हैं, तो वो अलग आएगा अमाउंट। तीसरे साल और ब्रांचेस हो जाएंगी, मतलब और इक्विपमेंट्स, तो इसका मतलब वो अलग आएगा। तो कह रहे हैं मिंट इज एक्सपेक्टिंग टू हैव मेंटेनेंस 10% ऑन इक्विपमेंट एंड 15% ऑन द नेटवर्क। तो नेटवर्क का भी अभी हमने ऊपर देखा था कि वो 150 + 10 शुरू में 160 है। अब ये तो जो था ही था, फिर नेक्स्ट ईयर और हो रहा है तो वो बेस बढ़ रहा है, फिर और हो रहा है, फिर और बेस बढ़ रहा है, फिर और हो रहा है, फिर और बेस बढ़ रहा है। तो नेटवर्क की वैल्यू भी स्टेबल नहीं है, वो जैसे जैसे चेंज होती है उस पर डिपेंड कर रहा है उसका मेंटेनेंस। 15% निकलना रहेगा। आगे टू हैंडल दिस करंट मैन पावर जो लग रहा है वो 1 मिलियन है अभी। तो 1 मिनट दिमाग लगाओ, अभी 100 ब्रांचेस हैं, 100 ब्रांचेस पे 1 मिलियन लग रहा है मैन पावर का, मतलब बेसिकली जो लोग हैं एम्प्लॉयज़। तो नेक्स्ट ईयर नंबर ऑफ ब्रांचेस बढ़ जाएंगी, ऑफ कोर्स मैन पावर बढ़ेगा। नेक्स्ट ईयर और ब्रांच बढ़ेगी तो डेफिनेटली और मैन पावर बढ़ेगा। So that is what we need to understand, that this is current manpower cost. Mint has entered into an agreement with the local authority and has agreed to share 5% of the revenue. जो भी कमाई होगी 5% लोकल अथॉरिटी को दे देंगे, मतलब से म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन, नगर निगम, व्हाटएवर। अभी देखते हैं हमारी कमाई कितनी है, उसका 5% दे देंगे। Mint is expecting to generate revenue of 0.5 million per office and to remain competitive in the market. It's not going to increase with inflation. So they're not changing the rate, they are not changing the price. They will be earning revenue at 0.5 million only per office. But one thing to understand again, it's per office. So shuru mein you have got 100 office, 100 branch. Next year you have more and then more and then more. So the revenue is not same. Revenue will change, and as the revenue is changing, definitely the share that's going to go to the local authority, that's also going to change because that's dependent on revenue. Next, capital expenditure and operating expenses will grow 10% every year. तो हर साल 10% से खर्चा बढ़ रहा है, दोनों ही कैटेगरी का, ये भी और ये भी। तो दो बात समझनी है, एक तो बहुत सारे खर्चे डिपेंड कर रहा है नंबर ऑफ ब्रांचेस पे, तो ब्रांच बढ़ने के चक्कर में तो भाई ऑटोमेटिकली खर्चा बढ़ रहा है, बट इन्फ्लेशन के चक्कर में जितना बढ़ना चाहिए वो है 10%। तो नंबर ऑफ ब्रांचेस बढ़ने से बढ़ रहा है और महंगाई से बढ़ रहा है। लीव दिस क्वेश्चन एंड लेट मी टेल यू समथिंग टू मेक इट ईजी एंड स्मूथ। सपोजिंग घर के अंदर रहते हैं मम्मी पापा और आप और आपका भाई बहन, 4 लोग। आपके फॉर एग्जाम्पल दादा दादी अलग कहीं रहते थे,
अब वो भी आके रह रहा है। एक बात सोचो, लोगों के बढ़ने से डेफिनेटली घर का जो खर्चा है वो बढ़ेगा, एक तो रीज़न है। और पता पड़ा कि मार्केट में चीज़ों के रेट्स भी बढ़ गए, तो एक तो लोगों का भी बढ़ना और फिर मार्केट्स में रेट भी बढ़ना, तो दो वजह से खर्चे में चेंज आ रहा है। ऐसे ही यहाँ हो रहा है, 100 ब्रांचेस की जगह 130 हुई, तो एक तो ब्रांचेस बढ़ गई, तो डेफिनेटली खर्चा बढ़ेगा। बट अदर देन दिस व्हाट्स हैपनिंग कि 10% मार्केट में बेसिकली इन्फ्लेशन है, तो जो चीज़ आज 100 की मिलती थी वो कल 110 की मिलेगी, तो वो महंगी मिल रही होगी। तो ये दो बातें भी ध्यान रखती हैं, बाकी तो क्वेश्चन में तुम्हें समझ आ ही जाएगा। टैक्स स्लैब कितना, टैक्स स्लैब इज़ 30%, डेप्रिसिएशन इक्विपमेंट पे और नेटवर्क पे 10% लगेगा, डिस्काउंटिंग रेट 20 लेना है। ऑल द एक्सपेंडिचर्स इंक्लूडिंग इनिशियल सेटअप कॉस्ट कहाँ से लग रही है, ईयर 1, तो जो शुरू में खर्चा हो रहा है उसको ईयर 1 कह रहे हैं, ठीक है। Based on the above information, you are required to answer following 5 MCQs. What is this for first year? What is CFAT? Cash flow after tax for 5th year? Terminal value, this, that, and then they have got 5 questions based on this. Ma'am, what to do? Beta, when you get a question based on this topic, that is investment decision, and then you get a question of this size, big question, do not begin with the questions. You will have to solve. They will make you solve. Without solving it systematically, you will not be able to reach an answer at any cost. So you will have to solve. अगर अदरवाइज भी ये क्वेश्चन आता, 10 मार्क्स का क्वेश्चन, बेटू 1.5 मिनट अवेलेबल होते हैं फॉर ईच मार्क, तो 15 मिनट तो तुमको इस क्वेश्चन को देने ही है। सो गिव 5 minutes फॉर डीप अंडरस्टैंडिंग ऑफ अ न्यू क्वेश्चन, रीड इट comfortably, and then spend the next 10 minutes in solving it properly, and then it will just take 1 minute for you to mark. It will take 1 minute for you to mark. But in case you don't read the question well and straight away jump on the questions and try to come up with some answer, you will end up with nothing. So become little patient when there's a new question, when there's a bigger question. 5 minutes, read it well. 10 minutes, invest in solving it properly, and then it will take just 1 minute for you to solve and fetch full marks. So let's start our discussion. हमें इसमें एक important discussion, जब हम ये स्टार्ट कर रहे हैं क्वेश्चन, तो एक इंपॉर्टेंट कैलकुलेशन करना है, एंड दैट इज सबसे पहले शुरू करेंगे हम विथ द कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ ऑफिसेस। तो हमारे पास यहाँ 100 हैं, अगले साल 30% ये ऑफिस बढ़ेंगे। यू कैन पिक अप योर कैलकुलेटर एंड प्लीज़ डू इट विथ मी। तो ये 130 हुआ, फिर 130 में मैंने जोड़ा 30% और ये आपका आया 169, फिर इसमें हमने जोड़ा 30%, ये आपका आया 219.7। सो इट्स टेकन एज 219, डेसिमल्स को हमने राउंड ऑफ वो इग्नोर कर दिया है। फिर 219 में आपने जोड़ा 30% एंड दैट्स कमिंग 284.7, सो दैट्स 284। इतनी ब्रांचेस हो जाएंगी। पहली बात, रेवेन्यू क्वेश्चन में बहुत इजीली दिया है, लेट्स राइट इट डाउन। रेवेन्यू पर ऑफिस उन्होंने कहा है 0.5 million, 1 million, I hope you guys understand, it's like 10 lakhs. So when they're saying 0.5, that means 5 लाख। तो 5 लाख एक ऑफिस का है, वो 5 ही लाख चलेगा, उसमें कोई चेंज नहीं हो रहा, वो उसको महंगा नहीं कर रहा है। सो 5 लाख ही चलेगा फॉर ईच ऑफिस। अब हम निकाल लें टोटल रेवेन्यू। सो जब आप इनको मल्टीप्लाई करेंगे, एक ऑफिस से 5 लाख मिल रहा है, 100 ऑफिसेज हैं, तो ये आपका अमाउंट आ गया। फिर ये आपका अगला रेवेन्यू, फिर नेक्स्ट ईयर का रेवेन्यू, नेक्स्ट ईयर का रेवेन्यू, नेक्स्ट ईयर का रेवेन्यू, डन। सो रेवेन्यू इतना ही है। अब बात आ रही है शेयर ऑफ लोकल अथॉरिटी। क्वेश्चन में हमने पढ़ा 5% जा रहा है, तो आपका इसका 5% आप निकालेंगे, इसका 5% निकालेंगे, इसका 5% निकालेंगे, ये 5% निकालेंगे, ये 5% निकालेंगे। एक हाथ निकाल के चेक कर लो ताकि कॉन्फिडेंस रहे। सो दैट्स डन। अब आती है बात हमारे पास नेक्स्ट, हमारे पास अगला खर्चा मौजूद है। वी कैन टेक लाइक एनी एक्सपेंस। तो मैंने अभी क्या क्या ले लिया है, आपका ये ले लिया, मार्क कर रही हूँ मैं, ये ले लिया और हमने ये ले लिया, 2 चीज़ें। सो हमारे पास नेक्स्ट एक खर्चा आ रहा है मैन पावर का, मैन पावर विच इज़ 1 million। तो अब आप इसको ऐसे समझें कि अभी करंट में हमारे पास 100 ऑफिस हैं बेटे, 100 ऑफिस का खर्चा है आपका 1 million, विच मीन्स 10 लाख रुपए। तो 10 लाख का आपका अभी खर्चा है। अब आपके ऑफिसेज हो रहे हैं 130। सो जब आपके ऑफिस 130 हो रहे हैं, तो आई होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड, आपका 10 लाख इंटू 130 बाय 100 प्रोपोर्शनेटली देखें तो खर्चा ये हो जाना चाहिए, हाँ या ना। तो आपका ये आ जाएगा 13 लाख। अब मैम 13 लाख बस इतना ही होगा क्या? नो, हमने पढ़ा यहाँ पे कि हमारे जो ऑपरेटिंग खर्चे हैं वो भी 10% से बढ़ रहे हैं। दिस इन्फ्लेशन ऑफ 10% बेसिकली। तो ये 10% और आप ये मान ले इन्फ्लेशन का, एक तो नंबर ऑफ ऑफिसेज बढ़े और दूसरा क्या हुआ, महंगाई की मार। तो हमारे पास ये खर्चा आ रहा है पहले साल का तो 10 लाख, ठीक है, दूसरे का 14 लाख 30, 14 30।
अब हमें शांति से अगला कैलकुलेट करना है। 1430 जो था, 1430 है कितने का खर्चा? 130 ब्रांचेस का, 130। अगले साल हमारे पास कितनी ब्रांचेस आ रही हैं? 169। तो हम 169 ब्रांचेस का जब निकालेंगे, सो वी विल डू 14,30,000 इंटू 169 डिवाइडेड बाय 130, जो आपका वैल्यू आया 18,59,000। ये आपका ना विदाउट इन्फ्लेशन है। अब 10% का इस पर इन्फ्लेशन लगेगा, तो आप 10% ऐड करेंगे एंड देन यू विल गेट दिस वैल्यू 20,44,900। अब आप इसी तरीके से नेक्स्ट ईयर और नेक्स्ट ईयर की वैल्यू निकाल लेंगे, सिंपल। नेक्स्ट हम मूव कर रहे हैं हमारे अगले खर्चे पे, विच इज़ मेंटेनेंस। अब बेटे मेंटेनेंस किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है? इट इज़ 10% ऑफ इक्विपमेंट, 15% ऑफ नेटवर्क। तो अब हमको पहले निकालना पड़ेगा कि हमारे पास किस साल में कितने का इक्विपमेंट है, किस साल में कितने का नेटवर्क है, फिर ही हम उसका डेप निकाल सकते हैं। सो लेट्स गो फॉर दैट, और हमें बनाना पड़ेगा एक वर्किंग नोट। तो वर्किंग नोट हम बना रहे हैं एंड लेट्स टॉक अबाउट नेटवर्क फर्स्ट। डेटा मुझे लगता है आपके ध्यान में होगा, हमारा 150 मिलियन लग रहा था नेटवर्क में और 10 मिलियन एडिशनल, सो 160 मिलियन लग रहा था। तो ये 160 मिलियन आपके पास ये आ गया शुरू में। ओके, अब जब नेक्स्ट ईयर होगा तो बोला है 10 लाख हर साल लग रहा है, 10 लाख एवरी ईयर लग रहा है, एडिशनल 10 मिलियन, ऐसे ही ना 10 मिलियन। और वो कितने पे ग्रो कर रहा है? 10%। क्यों? वही इन्फ्लेशन, 10% इन्फ्लेशन। तो शुरू के साल में 10 लाख है, तो नेक्स्ट ईयर जो होगा वो कितना आपका लगेगा? नेक्स्ट ईयर कितना होगा? 10 लाख का प्लस किया 10%, 11 लाख रुपए हो गया आपका, ये लिखा है, ठीक है। सॉरी 10 मिलियन है, सो 10 मिलियन में आपने 10% ऐड कर दिया, तो ये आपके पास वैल्यू आ गई विच इज़ 11 मिलियन। उसके बाद आपका फिर नेक्स्ट ईयर की बात करें तो इसमें और फर्दर 10% आप ऐड कर दोगे, विच इज़ कमिंग आउट एज हाउ मच? दिस इज़ द फिगर। नेक्स्ट आप इसमें फर्दर 10% ऐड कर देंगे, तो ये आपका नेटवर्क में पैसा और लग रहा है। फिर आप 10% और ऐड कर देंगे, तो ये आपके नेटवर्क में और लग रहा है। दिस इज़ नॉट बेस्ड ऑन ब्रांच, प्लीज रिमेंबर, इट वाज जस्ट कि हर साल 10 मिलियन का खर्चा लग रहा था, एंड क्वेश्चन ने कहा कि वो 10% से खर्चा ग्रो करेगा बिकॉज ऑफ इन्फ्लेशन, सो दैट्स व्हाट वी हैव टेकन। तो पहले लग रहा है 16 करोड़ और फिर आपने अमाउंट्स निकाल लिए। अब बोला हमारे पास ये नेटवर्क की वैल्यू आ गई, दिस इज़ दी वैल्यू। शुरू में इतना, फिर इतना और, इतना और, इतना और, इतना और। तो अगर मैं इसको क्यूमुलेटिव लूँ तो शुरू में आप ये समझिए कि हमारे पास 16 करोड़ का नेटवर्क है। उसके बाद आप, एक मिनट में नेक्स्ट लाइन में जाती हूँ, 16 करोड़ का नेटवर्क है, फिर अगले साल आपके कितने रुपए? 1 करोड़ 10 लाख का और खर्चा हुआ है, तो अब आपका नेटवर्क एक्चुअली 17 करोड़ 10 लाख का है। फिर आपका 1 करोड़ 21 लाख का खर्चा और हुआ है, इसका मतलब आपके पास 18 करोड़ 31 लाख का नेटवर्क है। फिर आपका 1 करोड़ 33 लाख 10,000 का खर्चा और हुआ है, सो आपके पास 19 करोड़ 64 लाख 10,000 है। और इसमें फर्दर फिर आपका 1 करोड़ 46 लाख 41,000 का खर्चा हुआ है नेटवर्क पे, तो इतना आपके पास नेटवर्क है। तो कुल मिला के पहले साल में इस पे आपका क्या अप्लाई होगा? क्वेश्चन हम किस पॉइंट के ऊपर है? मेंटेनेंस। सो 10% ऑफ दिस, इसका 10% निकालेंगे एंड यू विल गेट योर मेंटेनेंस, मेंटेनेंस ऑन नेटवर्क। इट्स नॉट 10%, इट इज़ 15%। इक्विपमेंट का 10%, तो हमने निकाला 16 करोड़ का 15%, विच इज़ कमिंग आउट एज 24। यस, ये वैल्यू आपके पास आ गई, 2 करोड़ 40 लाख। गॉट इट। नेक्स्ट ईयर पे आ जाओ। नेक्स्ट ईयर अब आपका नेटवर्क उतना नहीं रह गया, नेटवर्क की वैल्यू इतनी हो गई, तो ये आपके पास 17 करोड़ 10 लाख, इसके ऊपर 15%, सो द वैल्यू इज़ 25650000। उसके बाद आपके पास नेटवर्क इतने का हो गया। अब आप इसका 15% निकालेंगे एंड यू विल गेट दिस वैल्यू, एंड सेम ऐसे ही ये निकला और सेम ऐसे ही निकला। तो मेंटेनेंस वाज एक्चुअली 15% ऑफ नेटवर्क आ गया, 15% निकाल लिया। अभी मैं क्या करना चाह रही हूँ, इसी से कनेक्टेड हम एक काम और कर सकते हैं, एंड दैट इज़ वी कैन टॉक अबाउट द डेप्रीसिएशन। सो डेप्रीसिएशन ऑफ नेटवर्क इज़ एट द रेट ऑफ 10%। तो अभी के अभी मैं वो भी आपको चेक करवा दूँ। डेप्रीसिएशन जब आप निकालेंगे तो आप इसी का
मैं यहाँ अपने पास लिख के रख लेती हूँ। डेप्रीसिएशन इसका निकालेंगे आप, इसका 10%, इट इज़ 10%, यस, सो इट विल बी 1.6 करोड़। नेक्स्ट ईयर निकालेंगे तो आपका क्या होगा 1.71 करोड़। अगले साल निकालेंगे आप तो 1.831 करोड़। अगले साल 1.9641 करोड़। और अगले साल निकालेंगे आप तो 2.11051 करोड़। ये हमने क्या निकाल के रख लिया, सो वी हैव एक्चुअली कैलकुलेटेड डेप्रिसिएशन। अभी से रख लिया, आगे काम आ जाएगा। अब हमारे पास दूसरा यहाँ क्या आ रहा है एसेट, द नेक्स्ट एसेट दैट वी हैव विद अस इज इक्विपमेंट। सो लेट्स डू द कैलकुलेशन फॉर इक्विपमेंट एज वेल। क्या बोला था इक्विपमेंट का, 0.1 मिलियन पर ऑफिस। सो वेयर इज माई इक्विपमेंट, चलिए, सो हमारे पास ये एक ब्रांच का इक्विपमेंट है, 0.1 मिलियन मीन्स 1 लाख। अब ये भी एक्चुअली क्या होने वाला है, नेक्स्ट ईयर और इक्विपमेंट्स खरीदने पड़ेंगे, बट यहाँ क्या लिखा है, कैपिटल एक्सपेंडिचर भी ग्रो कर रहा है। तो 1 लाख का अभी जो हमें इक्विपमेंट पड़ रहा है एक ब्रांच के लिए, नेक्स्ट ईयर इसका 10% महंगा पड़ेगा वो, तो वो कितने का पड़ेगा हमें, 1,10,000 का। नेक्स्ट ईयर और ब्रांचेज आएंगी और इक्विपमेंट लेना है, वो 10% और महंगा पड़ेगा। नेक्स्ट ईयर और ब्रांचेज आएंगी 10% और महंगा, नेक्स्ट ईयर और ब्रांचेज आएंगी 10% और महंगा। ये बेटा एक ब्रांच का इक्विपमेंट है, एक ब्रांच का इक्विपमेंट है। तो अभी आपके पास दिस इनटू नंबर ऑफ ब्रांचेस कितनी है आपके पास, 100। तो आपका खर्चा कितना बैठ रहा है, इतना, 1 करोड़। नेक्स्ट ईयर की अगर हम बात करते हैं तो हमारी 30 ब्रांचेस, 30 नई ब्रांचेस बनेंगी, उनके लिए आप 1,10,000 ईच का खर्चा करोगे, तो 33 लाख रुपए का आपके इक्विपमेंट और खरीदे जाएंगे। नेक्स्ट ईयर अगर आपको याद हो तो हमारे पास 169 ब्रांच हुई थी, तो इसका मतलब 39 ब्रांचेस और बढ़ी थी। तो 39 ब्रांचेस के लिए आप और इक्विपमेंट खरीदोगे जो इस रेट पे मिलेगा 1,21,000। तो 121 इंटू 39 विच इज़ दिस, इतने इक्विपमेंट में आप रुपए और लगाओगे। फिर नेक्स्ट ईयर आप चेक करिए तो 169 से 219 पे आप पहुँचे, तो आपकी कितनी और ब्रांचेज आई, 50 ब्रांचेज और। तो आपकी 50 ब्रांचेस, एक ब्रांच का इक्विपमेंट इतने का पड़ेगा 133,100 इंटू 50। सो आपका 66,55,000 के इक्विपमेंट और खरीदे जाएंगे। एंड फाइनली आपकी जो और ब्रांचेस बढ़ेंगे, यू कैन जस्ट फाइंड द डिफरेंस, 284 माइनस 219 विच इज़ 65 ब्रांचेस। हर ब्रांच के लिए इक्विपमेंट आपका 1,64,410 का पड़ेगा। सो वंस यू मल्टीप्लाई दिस एंड चेक इट आउट, यू आर गोइंग टू गेट दिस वैल्यू ऑफ 95,16,650 इक्विपमेंट्स। अब let's talk about the total equipments that we have. तो शुरू में तो we will have 1 करोड़ का इक्विपमेंट, नेक्स्ट ईयर we are buying 33 लाख का और इक्विपमेंट, so you will have 1 करोड़ 33 लाख का इक्विपमेंट, then you buy 47,19,000 का इक्विपमेंट, so you will have, इसको जोड़ दोगे, then you will buy 66,55,000 तो और जोड़ दोगे, then you will have 95,16,650 तो और जोड़ दोगे। तो ये बेसिकली बता रहा है आपके ओवरऑल जो आपके इक्विपमेंट है। अब क्वेश्चन ने क्या कहा, 10% इसका 10% है मेंटेनेंस। तो बेटे इसका 1 करोड़ का 10% हमने निकाला और ये आपके पास आ गया मेंटेनेंस 10 लाख। नेक्स्ट ईयर देखा आपने, इसका 1 करोड़ 33 लाख का 10%, तो वो आ जाएगा 13,30,000। नेक्स्ट ईयर आ गया आपके पास 1 करोड़ 80,19,000 का, तो उसका 10% लगा आपका मेंटेनेंस, ये फिर ऐसा और ऐसे ही आपका नेक्स्ट ईयर का आ गया। आई थिंक दैट्स फाइन। अब आप इसी से यहीं के यहीं एक काम और क्या कर सकते हो, वी कैन डू द कैलकुलेशन ऑफ डेप्रिसिएशन। नीचे लिखा था डेप्रिसिएशन का रेट क्या लेना है आपको, 10%। तो बेटे आपका इक्विपमेंट ओवरऑल 1 करोड़ का है, ये इसका आप निकाल लेंगे 10%, 1 करोड़। नेक्स्ट ईयर 1.33, नेक्स्ट, एक मिनट रुकियो, वैल्यू ही 1 करोड़ है, तो इसका अपन ने 10% निकाला, ये 10 लाख आ गया तुम्हारा। ऐसे अगले का निकालोगे तो 13.3 लाख आ गया, ऐसे अगले का 10। अब आप इसको ऐड कर लो, तो ये आपके पास डेप्रिसिएशन आ गया आपका 1.7 करोड़ का, दोनों मिला के। नेक्स्ट ईयर आप देखें तो ये है आपका 1.71 प्लस 0.133, दिस इज़ कमिंग 1.843। तो ये आपका नेक्स्ट ईयर का डेप है। ऐसे ही तीसरे साल का आप अगर करते हैं तो निकल जाएगा चौथे का। सारों के डेप को इकट्ठा करके आप यहाँ दिखा दोगे, वो माइनस प्लस जो किया जाता है। तो ये आ गया। अब हमारे पास कोई और खर्चा बच रहा है क्या, यही ऊपर भी आ जाएगा डेप, यू नो एडलेस दोनों होते हैं। सो हमारे सारे खर्चे कवर हो गए। वी हैव टेकन मेंटेनेंस, वी हैव टेकन डेप। तो ये आपका कॉस्ट का टोटल किया है इन्होंने, फिर उन्होंने ये बिट्टा निकाला है,
तो इसके अंदर जो आपकी ये रेवेन्यू था और जो ये कॉस्ट थी ये माइनस करके ये निकल जाएगा, सिंपल। डेप हम निकाल चुके, आपके पास EBIT आ जाएगा, इंटरेस्ट है नहीं, टैक्स चला जाएगा, तो ये प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आ जाएगा, डेप एड बैक हो जाएगा, तो यू विल हैव दिस एज द CFAT, ठीक है। अब CFAT मतलब कैश फ्लो आफ्टर टैक्स आ गया। नाउ हमें क्या माइनस करना है, वी इवन नीड टू सबट्रैक्ट द कैपिटल एक्सपेंडिचर्स, जो हमारा पैसा इस साल में जा रहा है, सो दैट वी हैव गॉट दैट नेट कैश फ्लो। तो हमारे पास पहले साल में इफ़ यू ऑब्जर्व कितने रुपए जा रहे हैं, तो नेटवर्क के जा रहे हैं 16 करोड़ और इक्विपमेंट के जा रहे हैं 1 करोड़, तो पहले साल में हमारे पास से जा रहे हैं 17 करोड़। इसी तरीके से दूसरे साल में अगर हम देखें तो हमारे नेटवर्क में जा रहे हैं ये 1 करोड़ 10 लाख और इक्विपमेंट में जा रहे हैं 33, तो दोनों को मिलाओ तो 143, तो 1 करोड़ 43 लाख। ऐसे ही नेक्स्ट, ऐसे तुमने सारे सालों का निकाल लिया। अब ये तो तुम्हारे पास कैश फ्लो आ गया था, ठीक है, कौन सा, आफ्टर टैक्स। इसमें क्या माइनस किया, कैपिटल एक्सपेंडिचर, ये तुम्हारा पहले साल का नेट है। अब तुम ये ऑप्शन चेक करो, व्हाट इज दी CFAT फॉर ईयर 1, सो व्हेन दे से CFAT दे मीन टू से द नेट 1, तो ये आपकी वैल्यू आ गई। दिस इज योर आंसर, द आंसर इज A। मैम इतनी मेहनत करके 2 नंबर, दैट्स नॉट द पॉइंट। ये जो मेहनत करी है इससे आपके 2-3 चीज़ें फ्लो में हो जाएंगी। कह रहा है व्हाट इज द CFAT फॉर लास्ट ईयर, ये मेहनत जो करी है हमारे पास लास्ट ईयर भी आ चुका, सो लास्ट ईयर का अपने पास है 4 करोड़ 2,25,000, सो द आंसर इज C। नाउ दे आर सेइंग व्हाट इज द टर्मिनल वैल्यू। नाउ दिस इज अगेन अ न्यू पॉइंट एंड इट्स अ पॉइंट विच चिल्ड्रन कैन ईजिली डू रॉन्ग। सो टर्मिनल वैल्यू की बात करें तो आपको अगर याद हो तो हमने क्वेश्चन में ऐसा पढ़ा था कि देयर इज नथिंग लाइक एंड, जैसे अभी हमने 5 साल का डेटा दिया, उसके बाद 3-3% से ग्रोथ होती रहेगी, 3-3% से ग्रोथ होती रहेगी, तो कब तक चलती रहेगी, इट्स अज्यूम कि वो 3% चलती रहेगी। तो आपको अगर याद आए तो डिविडेंड डिसीजन में आप एक कॉन्सेप्ट पढ़ते हो जहाँ पे कुछ अपने पास डिविडेंड का वैल्यू होता है और ये होता है हर साल ये एन नंबर ऑफ ईयर्स तक, वी डोंट नो फॉर हाउ मेनी ईयर्स, चलता ही रहेगा, बढ़ता ही रहेगा। वो वाले कॉन्सेप्ट को आपको यहाँ लगाना पड़ेगा ताकि आप टर्मिनल वैल्यू निकाल सको। मैम कैसे, देखिए बात कुछ ऐसी है कि हमारे पास ये लास्ट में पैसा आ रहा है, दिस इज़ द मनी दैट वी आर गेटिंग, ओके, कैपिटल एक्सपेंडिचर हटाने के बाद। अब ये पैसा हमारे पास आ रहा है कौन से साल में, 5वें साल में, हमें निकालना है 6th ईयर का, तो उसमें 3% ग्रोथ कर दी, तो 3% जोड़ दिया तो ये आया 6th ईयर का। अब क्वेश्चन में हमको बुलाया है कि जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल है वो कितना परसेंट है बेटा, 20, कितनी है 20, 3% ग्रोथ है। तो जो फॉर्मूला तुम डिविडेंड डिसीजन में लगाते हो वो फॉर्मूला यहाँ लगाओगे टू फाइंड द वैल्यू, जैसे शेयर की वैल्यू निकालते हैं ऐसे ही यहाँ पे हम टर्मिनल वैल्यू निकाल लेंगे। मतलब 5वें साल में 5th ईयर में हमारा जो ये पर्टिकुलर पूरा प्रोजेक्ट है इसकी वैल्यू क्या है, 5th ईयर में क्या वैल्यू है। तो ये आपने पहले निकाला कि 6th ईयर में हमारा कैश फ्लो कितना होगा, अपॉन में करा आपने KE माइनस G, इससे आपको मिल गई वो वैल्यू विच इज़ योर टर्मिनल वैल्यू। दिस वॉज समथिंग रियली गुड। बच्चे कंफ्यूज इसमें हो सकते थे, देख के जाना ज़रूरी है। अगर आपका कोई दोस्त दे रहा है इंटर आपके साथ सितंबर में, उसके साथ भी ये वीडियो ज़रूर शेयर कर दें, बिकॉज ये एक्सप्लेनेशन सही से आना बहुत ज़रूरी है। बच्चे बेचारे टिक टिक करके कर तो ले रहे हैं, लेकिन कितने ही बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने मुझे ये बात बोली कि मैम हमने मल्टीपल वीडियोज़ देख ली हैं लेकिन हमको वो डेप्थ में क्लियर नहीं हुआ है क्वेश्चन। Somehow we have done it, but we are not that clear. So it's very very important that you are that clear. आगे आइए। Next, what is the total present value of the Minter Technologies? PV निकालना है, total present value in PV basically they are asking us to find. तो सिंपल काम ये करेंगे, पहले साल का ये है और क्वेश्चन ने कहा था 0 कुछ नहीं है, फर्स्ट ईयर है, तो ये पहले साल का है तो इसको डिस्काउंट किया 20% पे। ये नेक्स्ट ईयर का आया था, ये डिस्काउंट किया, फिर ये नेक्स्ट ईयर आया डिस्काउंट किया, फिर नेक्स्ट ईयर डिस्काउंट किया, फिर नेक्स्ट ईयर डिस्काउंट किया। फिर ये जो टर्मिनल वैल्यू है 5वें साल के एंड में ये वैल्यू होगी, तो इसको भी 5th की है ना ये, तो इसको भी डिस्काउंट किया, पूरे को ऐड कर दिया, तो ये आपके पास आ गया 1,67,06,548। दिस इज़ द प्रेजेंट वैल्यू, ओके। नाउ आफ्टर डूइंग दिस एंटायर, अभी भी क्वेश्चन को संतुष्टि नहीं मिली, उसने कहा IRR और निकाल दो। अब अपने आप में IRR खुद इतनी मेहनत का चीज़ है और इतनी मेहनत के बाद अब वो कह रहा है IRR, तो यहाँ स्मार्ट काम करना बहुत ज़रूरी है। क्या करें मैम, सुनिए लॉजिक लगाइएगा। हमने बेटे 20% पे डिस्काउंटिंग करी, कितने पे 20, एंड यू आर गेटिंग अ पॉजिटिव NPV एंड इट्स नॉट अ स्मॉल अमाउंट, इट इज़ 1,67 लाख, विच मीन्स कि 20% डिस्काउंट करने पे पॉजिटिव NPV आ रहा है। इसका मतलब हमारा जो एक्चुअल रिटर्न का परसेंट होगा वो इससे बड़ा होगा, फॉर श्योर बड़ा होगा। इसी वजह से
जब आप ये ऑप्शंस देखते हैं तो आपको समझ आ जाना चाहिए ये तो आंसर नहीं हो सकता, और ये भी आंसर नहीं हो सकता क्योंकि ये बहुत ही मिनिमल बड़ा है, बहुत ही मिनिमल। अब आपका आंसर या तो ये है और या आपका आंसर ये है, दोनों में से कोई एक आपका आंसर है। अब अगर आप देखो तो आपको इतनी बड़ी वैल्यू जब दिख रही है तो यू शुड गेट दैट वाइब कि यार ज़्यादा चांसेस किसके लग रहे हैं। तो लुक्स लाइक 24.68 लुक्स लाइक। तो आप इन लोगों ने तो 25% लिया, 20% लिया और काम किया। मुझे लगता है स्मार्ट बच्चा वो है जो ये वैल्यू ले 24.68% और इससे डिस्काउंटिंग कर डाले और देखिए अगर आंसर 0 आ जाता है तो मतलब खत्म। सो लाइक टेक वन ऑफ द टू ना यार, वाई टू सेट एंड टेक 20 एंड 25 और जैसे हम करते आए इंटरपोलेशन लगा के वैसे करें। डोंट डू इट लाइक दैट। व्हाट यू डू इज आउट ऑफ दीज टू टेक द वन विच यू फील इसके होने के ज़्यादा चांस हैं, और उससे क्या करो, यही जो वैल्यूज़ हैं तुम्हारी इनको डिस्काउंट कर दो और देखो कि आंसर 0 आ गया या वेरी क्लोज टू 0 तो वही आंसर हो जाएगा, खत्म। अब तुम यहाँ आंसर देखो क्या आ रहा है, वाओ 24.68। मैंने आंसर देखे नहीं थे पहले, ये मत सोचना आपको याद है इसलिए आपने बोल दिया। जो दिख रहा है ना यार इतना बड़ा डिफरेंस है, 1 करोड़ 67 लाख आ रहा है, तो इसका मतलब इसको अभी और पुल डाउन करना है, तो यू नीड अ बिगर परसेंटेज। तो इसलिए दी आंसर वाज मोर और लेस वेरी क्लोज टू दिस पर्टिकुलर। ठीक है, चलिए तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन समाप्त होता है आफ्टर कंसिडरेबल पीरियड ऑफ टाइम, बट दैट्स फाइन बिकॉज इन्वेस्ट करना नए क्वेश्चन में टाइम हमेशा वर्थ इट होता है। अगर सेम आ गया यू नेवर नो दैट, बहुत सिमिलर आ गया यू स्टिल नेवर नो दैट, तो करके जाना बेहतर है। आगे आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है मैन्युफैक्चरिंग कंपनी विच इज़ प्रेजेंटली ग्रोइंग एट अ गुड रेट, उसका फाइनेंशियल लेवरेज 3 है। इट्स प्रेजेंट बोरोइंग आर एज फॉलोज, 12% लोन लिया है, बैंक बोरोइंग भी है और पब्लिक डिपॉजिट भी है, दैट्स ऑल्सो अ काइंड ऑफ डेट। इंटरेस्ट कवरेज रेशो विल बी। सो क्वेश्चन बिल्कुल भी टफ नहीं है। इतने बड़े टफ क्वेश्चन के बाद एक मासूम क्वेश्चन भी आया है, यहाँ देख लें आप। जो 12% बैंक लोन है उस पर इंटरेस्ट इतना जाएगा, बैंक बोरोइंग 40 लाख पे 10% ये जाएगा, 20 लाख पे 8% ये जाएगा, टोटल इंटरेस्ट ये जाएगा। सो दिस इज द टोटल इंटरेस्ट। अब आप लोगों को फाइनेंशियल लेवरेज का फॉर्मूला पता ही होगा, दैट्स EBIT अपॉन EBT। तो अपन ने फाइनेंशियल लेवरेज डाला थी EBIT, तो EBIT लिखा, लेकिन नीचे EBT को आपने क्या लिखा, EBIT माइनस 12,80,000 है ना, ऐसे सॉल्व करा और अपना EBIT निकाल लिया, दैट्स डन। अब बेटे अपने पास क्या चाहिए क्वेश्चन को, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। उसका फॉर्मूला क्या होता है, EBIT अपॉन इंटरेस्ट। सो EBIT अपॉन इंटरेस्ट एंड यू हैव द आंसर। सो द क्वेश्चन इज सुपर सिंपल। दोनों के सिर्फ फॉर्मूले लगेंगे, पहले आपके फाइनेंशियल लेवरेज का और फिर लगाया EBIT बाय इंटरेस्ट और आ गया अपना ICR। ठीक है, चलो नेक्स्ट आ रहा है अपने पास क्वेश्चन विच इज कंसिडर द बिलो मेंशन्ड स्टेटमेंट्स। डेट इक्विटी रेशियो ऑफ 2:1 indicates that for every 1 unit of equity, the company can raise 2 units of debt. That's true. The cost of floating a debt, that means issuing a debt, is greater than the cost of floating an equity. That's false. Equity is always expensive, debt सस्ता होता है. So this is not right. So what should be the answer? One is true and the second is false. So the answer would be D. ठीक है? Coming to the descriptive section, let's look at the question. There is a company, it has furnished the following data. This is the data given, and what are they asking us to do? Calculate the operating expenses, prepare the balance sheet in this format. The question is very much similar to our question of module, and of course I think almost every child must have done with their teachers. तो इसमें कुछ बहुत नया नहीं है, कैसे हमें इसका अपना अप्रोच कैसे रखनी है। सेल्स दिया है, रिटर्न ऑन नेटवर्थ है, इनकम टैक्स है, शेयर कैपिटल टू रिजर्व, करंट रेशियो, नेट प्रॉफिट टू सेल्स। सो द मोमेंट वी सी नेट प्रॉफिट टू सेल्स, इट शुड क्लिक कि यार इसकी मदद से हम नेट प्रॉफिट निकाल पा रहे हैं, वी आर एबल टू गेट आवर नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट आ गया, उसके बाद हम आगे अगर देखें तो ये अपने पास मौजूद है रिटर्न ऑन नेटवर्थ, तो नेट प्रॉफिट आ गया, वहाँ से नेटवर्थ आ जाएगी। उसके बाद आगे देखें इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो दिया है, COGS भी दिया है, वहाँ से आपकी इन्वेंट्री आ जाएगी। बाकी रिसीवेबल्स दिए हैं, पेबल्स दिए हैं। अब यहाँ इंटरेस्ट ऑन 15% डिबेंचर इज़ 1,05,000, तो 1,05,000 इंटरेस्ट का एलिमेंट है, इससे तुम डिबेंचर निकाल सकते हो। लाइक 15/100 इंटू डिबेंचर इज़ 1,05,000, सो डिबेंचर इज इक्वल टू 1,05,000 इंटू 100/15, इतना आता ही अपने को, तो इससे आपको डिबेंचर मिल जाएगा। उसके बाद अपने पास शेयर कैपिटल टू रिजर्व्स, तो जैसे ही तुम्हारी यहाँ नेटवर्थ आएगी उसको तुम 7:3 में बांट दोगे तो उसमें से शेयर कैपिटल रिजर्व का एलिमेंट मिल जाएगा। करंट रेशो 2 दिया है, तो करंट रेशो अपने पास 2 है, तो अपन वहाँ से अपना जो भी बचा कुचा डेटा है वो निकाल सकते हैं। तो 1 मिनट यहाँ मेरे साथ चेक कर लो, बचा कुचा डेटा में कैश ही बच रहा होगा,
तो तुम्हारे पास यहाँ रिसीवेबल्स तो मौजूद हैं, रिसीवेबल्स तो मौजूद हैं, तो ये सॉरी पेबल्स तो मौजूद हैं, तो पेबल्स को करंट रेशियो को यूज़ करके तुम करंट एसेट्स अपने निकाल सकते हो और फिर बैलेंस करके कैश आ जाएगा, है ना। तो आपके पेबल्स हैं 3 लाख, तो इसका मतलब करंट एसेट डबल है उसका, मतलब 6 लाख, और ये 2 चीज़ें आ चुकी होंगी तुम्हारी स्टॉक और डेटर ऊपर से, तो कैश आ जाएगा 60, विच इज़ द बैलेंसिंग फिगर। तो क्वेश्चन में कोई दम नहीं है यार ऐसा खास, ये बिल्कुल मॉड्यूल जैसे क्वेश्चन है, तो इसलिए आई डोंट थिंक कि तुम्हें भी इसके ऊपर कोई एक्स्ट्रा टाइम स्पेंड करना चाहिए। कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 5, विच इज़ नॉट अ टफ क्वेश्चन बट डेफिनेटली अ गुड क्वेश्चन। So let's have a look at this particular number 5. The question goes like, Lavanya Limited wishes to raise additional finance of 20 lakh for meeting its investment plan. कितने रुपए चाहिए? 20 लाख। आगे, it has fall है 20 in the form of retained earning. इतना पैसा रखा है। Further details are debt equity mix 3:7 चाहिए। तो यार ऐसा है बेटे कि 20 लाख रुपए चाहिए, 20 लाख का ये मिक्स रखना है। व्हाट इज़ द रेशो? 3:7, विच मीन्स ये मतलब 6 लाख ये और 14 लाख ये। अब 14 लाख का जो इक्विटी रखना है, 4:20 तो हमारे पास पहले से है रिटेन्ड अर्निंग, तो इसका मतलब कितना बच रहा है? 980 का आपको एक्चुअली इक्विटी रेस करना है और डेट 6 लाख का रेस करना है। अब पढ़ो, कह रहे हैं कॉस्ट ऑफ डेट अप टू 360 है 8% बिफोर टैक्स, और बियॉन्ड 360 है 12% बिफोर टैक्स। फिर आगे कुछ कहा है, अर्निंग पर शेयर 5 है, EPS, डिविडेंड पे आउट रेशो 40% डिविडेंड दे देते हैं, दैट मीन 60% इज रिटेंशन, और वो नीचे दे ही दिया। रेट ऑफ रिटर्न ऑन रिटेन्ड अर्निंग, मतलब कहीं इन्वेस्ट कर देते हो तो कितना % रिटर्न मिलता है? 10%। करंट मार्केट प्राइस शेयर का कितना है? 53, और टैक्स रेट है 30%। कह रहे हैं बताइए डिटर्मिन द पैटर्न फॉर रेजिंग द एडिशनल फाइनेंस। तो पैटर्न तो अपन ने निकाल दिया, पैटर्न इज़ वेरी सिंपल कि भाई 14 लाख आपका इक्विटी और 6 लाख डेट, तो ये तो उसमें तो कोई लोड ही नहीं है। और शेयर्स कितने की इशू करोगे? 980, बिकॉज रिटेन्ड अर्निंग है, और बाकी जो 6 लाख का डेट है, 6 में से 3 कितना 60 इतना, और 6 - 360 तो मतलब 240, तो वो क्या हुआ तुम्हारा? 12% रेट वाला हो जाएगा। सो ये तो आपका पहला पार्ट हो गया, विच इज सुपर सिंपल, वेरी इजी। टॉकिंग अबाउट द सेकेंड पार्ट, कह रहा है डिटर्मिन करिए द पोस्ट टैक्स का इफेक्ट लेने के बाद, टैक्स शील्ड लेने के बाद कॉस्ट ऑफ एडिशनल डेट। तो डेट हमको बेसिकली कितने का पड़ रहा है? तो यार कहानी ऐसी है बच्चे कि अपने पास 360 आप कितने पे उठाओगे? 8% पे, 8% पे। बट 8% को अगर समझो तो टैक्स भी तो सेव हो रहा है ना। कितना % है टैक्स तुम्हारे पास? 30%। तो अपन ऐसा लेंगे, समझते हो ना इस बात को, पोस्ट टैक्स करने के लिए। तो ये तुम्हारे पास से बेसिकली और जो बचा है विच इज़ 240, वो है 12%, लेकिन फिर वही बात, पोस्ट टैक्स करना है 1 - 0.3। तो इससे तुमको तुम्हारा वो मिलेगा ओवरऑल रुपए में कॉस्ट कितनी है। और 240, so that's coming 40,320. This is the amount that we are paying for overall कितना? 6 लाख into 100, तो converted in percentage terms, 6.72% is what you're going to get. 6.72% is your cost of debt. What is the next part? Determine the cost of retained earning and cost of equity. अब कॉस्ट ऑफ इक्विटी के लिए डेटा देखो कि यार क्या करें। तो अपने पास डिविडेंड का दिया है कुछ, अपने पास करंट मार्केट प्राइस दी है कुछ, और अपन ग्रोथ निकाल सकते हैं। इफ़ यू लुक एट द डेटा केयरफुली, ग्रोथ हम कैलकुलेट कर सकते हैं। अब हम ग्रोथ निकालते कैसे हैं? हाउ डू वी गेट आवर ग्रोथ? सो ग्रोथ इज इक्वल टू होता है जितना आप रिटेन कर रहे हो और जो आप उसको इन्वेस्ट करोगे तो क्या मिलेगा। तो आप यहाँ पे रिटेन कितना कर रहे हो? 60%, मतलब 0.6, और इन्वेस्ट करते हो तो उस पर रिटर्न कितना मिलता है? 0.1, राइट। सो दैट्स कमिंग 6% की ग्रोथ, है ना। कितना % की ग्रोथ आ गई अपने पास? 6% की ग्रोथ आ जाएगी, 0.06, दैट मीन 6%। अब आपके पास डिविडेंड पे आउट कितना है? 40%।
तो भाई 5 का 40% करोगे आप तो 2 रुपये होता है। आप D1 लेते हो तो 2 + 6% करना चाहिए, तो ये D1 अपॉन जो मार्केट प्राइस चल रहा है प्लस G, ऐसा करने से आपका कॉस्ट आ रहा है 10%। तो आप जानते हैं कॉस्ट ऑफ इक्विटी और कॉस्ट ऑफ रिटेन्ड अर्निंग सेम ही रहती है, अनलेस वो कुछ एलिमेंट्स आ जाएं तो मोर और लेस सेम जाती है। तो आपका इक्विटी 10% और आपका जो डेट है वो 6.72%। क्वेश्चन के अगले हिस्से ने कहा कि ओवरऑल वेटेड एवरेज आफ्टर टैक्स निकाल दो, मतलब वैक निकाल दो। तो आपने कहा भाई मेरा 14 लाख डेट से फाइनेंस्ड है, वो सॉरी इक्विटी से फाइनेंस्ड है, 6 लाख डेट से फाइनेंस्ड है, ये 0.7 है वेट इसका 0.3 है वेट, ये 10% का बैठ रहा है, ये 6.72। तो जब आप दिस इंटू दिस ये करोगे, दिस इंटू दिस ये करोगे, ऐड करोगे, सो योर एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल is coming as 9.016%. 9.016%. It's a good question. Again, we have got some similar question already done in class and discussed quite a few times. But हो सकता है किसी बच्चे को थोड़ा भी discomfort हो तो write and do this question. Okay, let's go to the next one. And you have a question from capital structure. And the question goes like, ABC Limited is planning to raise 50 lakh for a major expansion project. The firm is evaluating 3 financing options. क्या बोल रहे हैं, या तो पूरा पैसा इक्विटी से उठा लें, या डेट से उठा लें, या दोनों मिक्स कर लें। अब अगर सिर्फ इक्विटी से उठाते हैं, और से बात समझना, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, इसमें 1-2 पॉइंट ऐसे हैं जहाँ बच्चे गड़बड़ करेंगे। 50 लाख उन्हें चाहिए, दे वॉन्ट 50 लाख इन देयर हैंड, नेट ऑफ एवरीथिंग, सब कोई खर्चा वर्चा कुछ भी हो रहा, सब कुछ के बाद 50 लाख हाथ में चाहिए। Issuing new shares at 10 each. Issuing new shares at 10 each. Issue price 10 है बट फ्लोटेशन कॉस्ट 0.5 है। समझने की बात यह है कि 10 का शेयर इशू करोगे, 0.5 जाएगा तो हाथ में 9.5 आएगा। तो भाई साहब हमको चाहिए 50 लाख, 50 लाख, समझिए आप, 9.5 एक शेयर से मिल रहा है, एक से, तो 50 लाख जो चाहिए उसके लिए कितने शेयर्स इशू करें, 50 लाख डिवाइडेड बाय 9.5, विच मीन्स 526316, इतने शेयर्स इशू करने हैं। कह रहे हैं मार्केट प्राइस इतना है, होने दो, मार्केट प्राइस से कोई लेना देना ही नहीं है, इशू प्राइस जो है उसी से लेना देना है। आगे कह रहा है डेट फाइनेंसिंग, अभी कितने शेयर्स हैं, 10 लाख तो हैं, और 5 लाख 26 और होंगे तो 15,26,316 हो जाएंगे। डेट ओनली की बात करें तो 50 लाख बोरो करेंगे 12% पे, फ्लोटेशन कॉस्ट कितनी है, 2% ऑन फेस वैल्यू। तो आपको ये समझना है कि यार 2% तो चला जाएगा खर्चा, हाथ में 98% ही आ रहा है। तो ऐसा है कि आपके पास 98% आ रहा है, सो 50 लाख जो है उसको आपको डिवाइड 98% से करना है। मैम क्यों करना है, बताती हूँ क्यों। 50 लाख डिवाइडेड बाय 98%, ये आ रहा है तुम्हारा 51,02,041, कुछ ऐसा आ रहा है शायद। आपको एक्चुअली ना 50 लाख के शेयर डिबेंचर्स नहीं इशू करने हैं, 51,02,041 के करने हैं। मैम क्यों, क्योंकि इसका इतने के जब इशू करोगे इसमें से माइनस करो 2% फ्लोटेशन में गया तो तुम्हारे हाथ में 50 लाख बचेगा, तो तुम्हारे हाथ में 50 लाख बचेगा। अगर तुम 85 लाख का इशू करोगे तो उसका तो 2% चला जाएगा, 1 लाख, तो हाथ में तो 49 लाख बचेगा। बट वी वांट 50 लाख इन आवर हैंड, तो हमें उससे ज़्यादा का इशू करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये जो 50 लाख है, दिस इज़ नॉट 100%, दिस इज़ एक्चुअली 98%। 98% कटने के बाद हमें 50 चाहिए, तो ग्रॉस कितना चाहिए, 50 डिवाइडेड बाय 98%। आगे क्या कह रहे हैं, द लेंडर इम्पोजेज डेट कोवेनेंट लिमिटिंग द इंटरेस्ट कवरेज रेशियो 2.5, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो 2.5 मिनिमम होना चाहिए, इसके ऊपर चलेगा, इसके नीचे ना हो, ठीक है। अब देखते हैं आगे क्या निकलता है। मिक्स ऑफ इक्विटी एंड डेट, रेज 25 लाख थ्रू इक्विटी, वही सेम केस, 25 लाख थ्रू डेट सेम केस। तो जब आप 25 लाख थ्रू इक्विटी करोगे तो आपको कितने शेयर्स इशू करने पड़ेंगे, 25 लाख डिवाइडेड बाय 9.5, 25 लाख डिवाइडेड बाय 9.5, विच कम्स आउट टू दिस 2,63,158। और दूसरा जो डेट है 25 लाख डिवाइडेड बाय 98%, विच इज दिस मच, 25 लाख 5120 रुपीज़ का आपको डेट लेना पड़ेगा। आगे एडिशनल इन्फॉर्मेशन, प्रोजेक्ट का EBIT 15 लाख है, कॉर्पोरेट टैक्स इतना है, एग्जिस्टिंग शेयर्स इतने हैं, रिस्क फ्री 6%, मार्केट 14, बीटा 1.2। चाहते क्या है,
कैलकुलेट द नेट प्रोसीड्स फ्रॉम ईच फाइनेंसिंग मेथड एंड डिटर्मिन द नंबर ऑफ शेयर्स दैट आर टू बी इशूड। तो ये तो हमने निकाल दिया नेट प्रोसीड्स। देखिए ज़रा, फर्स्ट वाले में हमें ओवरऑल, फर्स्ट में जा रही हूँ मैं, इक्विटी, इतने शेयर्स इशू करने पड़ेंगे, ठीक है। तो उसमें से वो जाएगा आपका क्या, 0.5 का फ्लोटेशन कॉस्ट, बाकी आपके पास 50 लाख बच जाएगा। डेट वाले केस में आपको इतने का बोरो करना पड़ेगा। उसके बाद अगले में देखें हम, तो आपको इतने शेयर्स इशू करने हैं और इतना आपको बोरो करना पड़ेगा। अब इनको नेक्स्ट क्या चाहिए, फॉर डेट चेक इफ इंटरेस्ट कवरेज रेशियो कंप्लाइंस जो है वो पूरी हो रही है कि नहीं हो रही। तो हम फर्स्ट में तो डेट है ही नहीं, सेकंड में डेट है, सेकंड में ही कंप्लाइंस चेक करेंगे। तो सेकंड में कहानी ऐसी है कि जब आप इतने रुपए का डेट रेस करते हो तो इस पर 12% मतलब इतना जाएगा। सो दिस इज़ योर वैल्यू ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है। और अपने पास EBIT क्वेश्चन में दिया था विच इज़ 15 लाख, तो हमने यहाँ डिवाइड करके निकाला कि भाई 15 लाख ये और इंटरेस्ट ये डिवाइड करा तो यार है 2.45, और उन्हें मिनिमम कितना चाहिए, 2.5। क्या आपकी कमाई कम से कम 2.5 गुना तो होना चाहिए, इंटरेस्ट की 2.5 गुना तो कमाई होना चाहिए। तो ये तो फेल हो गया। अब वो थर्ड वाला ऑप्शन देखते हैं। तो थर्ड वाले ऑप्शन में हम कितना डेट उठा रहे हैं, थर्ड वाले में, थर्ड में हमारा डेट इतना है 25,51,20। इसके ऊपर जाएगा 12% का इंटरेस्ट विच इज़ 3,06,122। तो ये चेक करो, 15 लाख की कमाई, 3,06,122 इंटरेस्ट है, तो आपका 4.9 आ रहा है ICR। सो उनको 2.5 चाहिए था, ये तो 4.9 है, तो इट्स अ वेरी गुड कंडीशन। तो इट्स कवरिंग दैट कोवेनेंट, वो कंडीशन पूरी हो रही है। अब कैलकुलेट EPS अंडर ईच ऑप्शन। नाउ दैट्स वेरी इजी, तीनों में आपको EPS निकालना है। आपको EPS पता है कैसे निकालते हैं, आपकी जो EBIT है उसमें से आपको क्या माइनस करना होता है, इंटरेस्ट, तो आपका आता है EBT, माइनस करना होता है टैक्स, तो आता है आपका अर्निंग आफ्टर टैक्स। अर्निंग आफ्टर टैक्स को जब नंबर ऑफ शेयर से डिवाइड करते हैं तो आपको मिलता है EPS। या आप तीनों में इजीली कर सकते हो। आई डोंट थिंक देयर इज एनी सेंस ऑफ इन्वेस्टिंग टाइम इन दिस। कंप्यूट वैक अंडर ईच ऑप्शन, तीनों में वैक निकालिए। भाई पहले में तो सिर्फ इक्विटी है, नथिंग एल्स। तो आप पहले में देखिए, इसको मैं कैलकुलेट करवा रही हूँ। पहले में देखें आप, पहले में आपके पास कौन सा फॉर्मूला लगेगा, तो आपका फॉर्मूला लगेगा RF ये प्लस बीटा ब्रैकेट RM माइनस RF। इसको आप लगाएंगे, आपके पास RF है 6%, बीटा 1.2, RM 14, RF 6, आपका आएगा 15.6। भाई यही आएगा बिकॉज देयर इज नो डेट। दूसरे में अगर आप देखते हैं सेकंड वन, तो सेकंड वाले के अंदर आपका कितना है इंटरेस्ट का परसेंट, 12। सो 12 है आपका इंटरेस्ट, और इसको हम करें आफ्टर टैक्स 1 माइनस 0.3, तो आपका 8.4% है कॉस्ट। तीसरे पे आते हैं अपन, तीसरे में दोनों मिक्स हो रहे हैं, बोथ आते हैं। तो आपके पास 15.6 का तो इक्विटी है, 1 मिनट को वेटेड एवरेज लेना है, मैं यहाँ दिखा देती हूँ। 15.6 का तो इक्विटी है, और तुम्हारा जो डेट है वो इतना है। बस हमें उनका प्रोपोर्शन की बात करनी है, तो दोनों का प्रोपोर्शन ज़रा चेक कर लो। क्या हमने देखा था, क्वेश्चन में लिखा था ना शायद 25-25 लाख, तो दोनों का वेट इक्वल है, दोनों का वेट मोर और लेस ऑलमोस्ट इक्वल है। थोड़ा बहुत डिफरेंट है क्या, 1 मिनट रुको। क्वेश्चन में कहा तो 25-25 लाख था, लेकिन एक्चुअली वो परसेंटेज के चक्कर में थोड़ा बढ़ घट गया था। लेट मी जस्ट कम टू दैट वैल्यू, गिव मी अ मिनट, द डेटा इज हियर, यस वी हैव दिस। सो दिस पर्टिकुलर N2 वैल्यू और ये, ठीक है। तो इससे आपके पास आ जाएगा ये रेशो, आपका ये रेशो आ जाएगा, वो आप निकाल लोगे, इजीली हो जाएगी वो चीज़। सो 11.96 आपका कॉस्ट आ रहा है। तो पहले वाले में सबसे ज़्यादा है बिकॉज ओनली इक्विटी, दूसरे वाले में सबसे कम है बिकॉज ओनली डेट, तीसरे में इक्विटी और डेट दोनों मिक्स हो जाते हैं, तो बीच की कॉस्ट आती है। तो ये आपका ओवरऑल फाइनल टेबल बन गया। टेबल के अंदर हमने कह दिया, इन्होंने बोला भी है कि बेस्ट ऑप्शन बताओ बेस्ड ऑन EPS एंड वैक। तो ये EPS आ रहा है, ये आपका वैक आ रहा है। तो वैक इसमें आपका सबसे महंगा पड़ रहा है और EPS आपका इसमें सबसे ज़्यादा है। फिर इसमें आपका वैक कम हुआ ये, लेकिन इसमें प्रॉब्लम ये है कि वो कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही। इसके अंदर आपका वैक फर्स्ट वाले से तो कम है और EPS आपका सेकंड है। तो ये यस, तो कह रहे हैं
हैंस द रिकमेंडेशन मिक्स फाइनेंसिंग जो है वो बेस्ट है, उसके अंदर सारी कंडीशंस कहीं ना कहीं पूरी हो पड़े. सो दिस इज व्हाट इट इज. ठीक है, इसमें तो कोवेनेंट एप्लीकेबल ही नहीं हो रहा और मिक्स के अंदर तीनों बातें पूरी हो रही है. All the three conditions are getting satisfied. So this is a question I would say which you can write and do. I mean, just pause this video and do it in like next 10 minutes so that you have your hands on that question. But question में थोड़ा सा dicey था, confuse बच्चे हो सकते हैं. हमारे पास ये question आ रहा है leverage का. अब ये question मैं तुम्हें read करा रही हूँ, but the question is extremely smooth, very simple, no gitch at all. The question is, X and Y Limited, दो आपकी मिड साइज कंपनीज हैं सेम इंडस्ट्री में. कंपनी हैव अंडरगॉन financial performance review to assess the efficiency and the cost structure and the overall risk. You are the financial analyst, have been provided with the selective indicators. Draw the insights and comparison based on the leverage analysis and income statement को बना के. Now, the management of X Limited has disclosed that the company is currently operating at an MOS of this. In contrast, Y जो है has a margin of safety that is twice as high as of X. X का जो है उसका दुगना MOS दूसरी कंपनी का है. Both the companies have financial leverage of 3. Variable cost is 60% for X and 50% for Y. In terms of financing cost, X incurs annual expense of this. Interest का Y का interest है 300% higher than X. तो बेटे X का जो है उसका 300% प्लस कर दो. फिर कह रहा है बोथ कंपनीज आर सब्जेक्ट टू कॉर्पोरेट टैक्स ऑफ 30% विच अफेक्ट देयर नेट प्रॉफिटेबिलिटी आफ्टर टैक्स एंड इंटरेस्ट. यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर इनकम स्टेटमेंट फॉर बोथ एंड आइडेंटिफाई द कंपनी विच इज़ इन अ बेटर पोजिशन. तो ये डेटा को यूज़ करके आपको कुछ नहीं करना, बस आपका इनकम स्टेटमेंट रेडी कर लेना है. हम आते हैं यहाँ पे और ज़रा चेकआउट करते हैं एक्स के लिए. फाइनेंशियल लेवरेज भाई दिया है 3 और हमें पता है इट्स EBIT और अपॉन EBT. तो इंटरेस्ट अपने पास था, सॉल्व करा और अपन ने इनका क्या कैलकुलेट कर लिया, EBIT. अब हम गए आगे, दिया है मार्जिन ऑफ सेफ्टी इतना है. ये बात आपको पता ही होना चाहिए कि भाई मार्जिन ऑफ सेफ्टी और डॉल डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज का कनेक्शन होता है, एक दूसरे के इन्वर्स होते हैं. सो डॉल इज इक्वल टू 1/MOS. तो आपका डॉल आ गया. ठीक है, अब इसको आपने आगे अप्लाई किया. यू नो द फॉर्मूला, इट्स कॉन्ट्रीब्यूशन बाय EBIT. ये लिखा, कॉन्ट्रीब्यूशन लिखा, EBIT पहले से आ चुका था. सॉल्व करके अपन ने अपना कॉन्ट्री निकाल लिया. अब कॉन्ट्री आ चुका और क्वेश्चन में VC रेशो दिया था. वेरिएबल कॉस्ट परसेंटेज आई रिमेंबर वाज 60 and 50. तो 60% है तो इसका मतलब कॉन्ट्रीब्यूशन इज़ 40%. तो ये आपके पास सेल्स आ गए. अब सेल्स भी है, कॉन्ट्री भी है, EBIT भी है, फिक्स कॉस्ट हम निकाल सकते हैं. सो ये फिक्स कॉस्ट निकाली गई. कंपनी वाई के लिए भी एग्जैक्टली ऐसे ही काम करेंगे. फाइनेंशियल एवरेज को यूज़ करके EBIT निकालो, MOS को यूज़ करो और वहाँ से डॉल निकालो. डॉल निकालने के बाद क्या कैलकुलेट करो, अपना कॉन्ट्री से जाओ सेल्स पे और फिक्स कॉस्ट निकाल लो, इंटरेस्ट आ जाएगी. अब आपका स्टेटमेंट बना लीजिए. अब जब आप स्टेटमेंट बना रहे हैं तो आपको दोनों का परफॉर्मेंस पे टिप्पणी देनी है. अब यहाँ देखें अर्निंग आफ्टर टैक्स इनका इतना है, इनका इतना आ रहा है. दैट्स दी पोजिशन. तो कह रहे हैं कौन सी कंपनी बेटर है, तो यू हैव टू फाइंड डिफरेंट लेवरेजेस. कह रहे हैं बेस्ड ऑन द लेवरेज वाई इज बेटर देन एक्स फॉर द फॉलोइंग रीजन. देयर आर डिफरेंट रीजंस गिवन. सबसे पहली बात तो इनका ये तो सेम जा रहा है. वाई हैज़ लेसर फाइनेंशियल रिस्क एज कम्पेयर टू दिस. एक मिनट अपन इनके डॉल चेक कर लें ज़रा. इनका कितना आया 3, पीछे उनका डॉल कितना आया 6. तो यू कैन अंडरस्टैंड दैट वेल. ऑपरेटिंग लेवरेज किसकी फिक्स कॉस्ट काफ़ी ज़्यादा है, फिक्स कॉस्ट का प्रेशर बहुत ज़्यादा है, पहली का, दूसरी का कम है, तो वो बेटर है. रही बात फाइनेंशियल, तो दोनों का 3-3 था. तो कंबाइन ओवरऑल अगर अपन देखें तो कहीं ना कहीं वाई का कम होगा. तो वाई हैज़ लेसर रिस्क, ओवरऑल रिस्क वाई का कम है. सो वाई इज़ बेटर परफॉर्मिंग. ओके, इट्स ईजी क्वेश्चन, ईजी. अब डिविडेंड डिसीजन पे क्वेश्चन आ रहा है, इसको एक बार पढ़ लो, क्वेश्चन वापस से ईजी है. इन द मंथ ऑफ अप्रैल द करंट फाइनेंशियल ईयर shares of PQR Limited was sold at 1570. Long-term earning growth 8%. Paid a dividend of 25. Calculate the rate of return investor can expect assuming that 8% जो है वो perpetuity है. तो सिंपल है, फॉर्मूला लगाओ, सॉल्व करो. हमारे पास 25 का डिविडेंड है, 25 का डिविडेंड है, ये करंट है, हमें नेक्स्ट ईयर का निकालना होता है इसलिए हमने इसमें 8% ऐड कर लिया. करंट प्राइस यहाँ डाली और 8% ग्रोथ रेट लिया, सॉल्व करा एंड यू आर गेटिंग 9.72. तो इसका मतलब क्या है, देयर इज अ रिटर्न ऑफ 9.72%. नेक्स्ट,
It is expected that PQR Limited will earn about 10% on retained earning and shall retain 60% of the earning. Second part में थोड़ा careful रहना. क्या बोला? It is expected that company will earn about 10% on retained earnings. तो जो इन्वेस्ट करते हैं 10% रिटर्न मिलता है और वो अपना कमाई का 60% रिटेन कर रहे हैं. In this case, state whether there would be any change in growth rate and cost of equity. क्या कोई चेंज होगा? यार ऊपर का डेटा देखो तो ये पता नहीं है हमें कि कितना इनका EPS है. समझ रहे हो मेरी बात? अर्निंग पर शेयर कितना है वो नहीं पता. ये पता है 25 बांट दिया. और ये नहीं पता कि डिविडेंड पे आउट रेशियो कितना है. ऊपर ये नहीं पता रिटेंशन रेशियो कितना है. नीचे रिटेंशन रेशियो कहते हैं 60% है. हमें थोड़ी सी वर्किंग करना पड़ेगी. विल हैव टू डू लिटिल बिट ऑफ वर्किंग. मैम हाउ? जस्ट पे अटेंशन. देखो हमें ग्रोथ पता है कि ग्रोथ क्या होता है, जो आपका रिटेंशन रेशियो होता है और आपका रिटर्न होता है इस पर. अब हम रिटर्न ये मान रहे हैं कि अभी 10% है, जो नीचे बोला है वही ऊपर भी होगा 10%. रिटेंशन रेशियो हमें पता नहीं. और ग्रोथ बोली थी 8, ग्रोथ कही थी 8%, तो मैंने उसको ऐसे फॉर्म में लिख लिया. अब आपने 0.08 डिवाइडेड बाय 0.1 करा तो यू आर गेटिंग 0.8 एज दिस विच इज़ बेसिकली 80%. सो ऊपर वो लोग क्या कर रहे थे, 80% रिटेन कर रहे थे, मतलब 20% बांट रहे थे. तो जो 25 रुपये उन्होंने बांटे वो 20% रिप्रेजेंट कर रहा था. तो बेसिकली जो उनका EPS था वो कितना था, 125. कितना था, 125. अब क्या करने वाले हैं वो, उसका 125 का उन्होंने पूछा ना, नीचे क्या बोला, वेदर देयर इज एनी चेंज इन ग्रोथ एंड कॉस्ट ऑफ इक्विटी. अब उस 120 का व्हाट आर दे डूइंग, 120 का हाँ व्हाट परसेंटेज, 40% इज व्हाट दे आर गोइंग टू डिस्ट्रीब्यूट. दैट मीन्स 50 बांट रहे हैं एंड दैट मीन्स रेस्ट 75 को रिटेन कर रहे हैं. 75 विल बी रिटेन. अब हम नई ग्रोथ की बात करें कि कितनी होगी नई ग्रोथ, तो नई ग्रोथ होगी आपका 0.6 रिटेन कर रहे हैं और उस पर 10% कमाएंगे. सो द ग्रोथ वुड बी 6%. पहले ग्रोथ कितनी हो रही थी, 8%. पहले ग्रोथ कितनी थी, 8%. अब ग्रोथ कितनी होगी, 6%. कम होगी ग्रोथ. क्यों? क्योंकि पहले आप पैसा कम बांट रहे थे. आप कितना बांट रहे थे, सिर्फ 20%. अब आप पैसा कितना बांट रहे हो, अब आप पैसा बांट रहे हो 40%. तो आप बांट ही दोगे तो लगाओगे कम ना. अब इन्वेस्ट कम करोगे तो डेफिनेटली रिटर्न कम होगा, तो आपकी ग्रोथ गिर जाएगी. आपकी ग्रोथ 2 फैक्टर्स पे डिपेंड करती है. एक, आप रिटेन कितना कर रहे हो. दूसरा, जहाँ आप इन्वेस्ट कर रहे हो वहाँ से रिटर्न कितना मिल रहा है. तो पहले आप कितना रिटेन कर रहे थे, 80%, और वो पूरा इन्वेस्ट कर देते थे. अब आप रिटेन कितना कर रहे हो, 60%. तो अब आप रिटेन कम कर रहे हो तो इन्वेस्ट कम कर रहे हो, तो रिटर्न भी कम आ रहा है, तो आपका ग्रोथ गिर रहा है. सो इट्स फॉलिंग, ग्रोथ इज फॉलिंग. ठीक है. व्हाट एल्स दे वांट, व्हाट इज़ द कॉस्ट ऑफ इक्विटी, वो निकालना है. तो आप सेम अपना फॉर्मूला लगा दोगे कि भाई हमारा डिविडेंड अब 50 होगा. ये मैंने बताया ना आपको, यहाँ निकाला था 50 डिवाइडेड बाय जो आपका प्राइस है वो और ग्रोथ ये, तो कॉस्ट आपका 9.18. 9.18 इज़ द कॉस्ट. ऊपर कितनी थी, 9.72. 9.18. Okay, so you just put the values and you will get your answer. Coming to question number 9, let's talk about this question, everybody. The question is the question is easy, not that tough. A firm has total sale of 200 lakh, जिसमें से 80% is on credit. It is offering credit terms of 2/40, net 120. Out of the total, 50% of the customers avail discount and the balance pay in 120 days. तो इसका मतलब क्या है, आधे जो कस्टमर्स हैं वो 40 दिन में पे कर देते हैं और उनको 2% डिस्काउंट मिल जाता है. बाकी लोग 120 दिन में देते हैं, बचे आधे. Past experience indicates that bad debt losses are around 1.5% of credit sales. हम easily यहाँ से credit sales निकाल सकते हैं. The firm spends about 240 per annum to administer credit sales. These are avoidable as a factor is prepared to buy the receivables. तो कोई factor है वो receivables खरीदने को तैयार है. He will charge 2% commission. He will pay advance against receivables at the rate of 18% after withholding 10% as reserve. Determine the effective cost of factoring. और अगर बैंक फाइनेंस अवेलेबल है 12% पे तो हमें फैक्टर सर्विस लेना चाहिए या नहीं. सो क्वेश्चन में कुछ बहुत कॉम्प्लिकेशन नहीं है. लेट्स हैव अ लुक एवरीवन क्विकली. हमारे पास 200 लाख की सेल्स है, 80% क्रेडिट है, मतलब 160. अब क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि आपके 40 डेज़ में, आधे लोग पैसे दे देते हैं
बचे आधे 120 दिन में देते हैं। तो आपके 40 डेज़ में आधे लोग पैसे दे देते हैं, विच मीन्स 160 लाख का आधा 80 लाख 40 डेज़ में मिल जाता है, और 120 दिन में 120 डेज़ में बचे आधे, दैट मीन्स 80 लाख पैसा देते हैं। तो अगर हम अपना एवरेज कलेक्शन पीरियड निकालें, आधों से 40 दिन में मिल रहा है और आधों से 120 दिन में मिल रहा है, तो एवरेज इसका करना है तुम्हें 40 इंटू हाफ और 120 इंटू हाफ। तो आपका 80 दिन एक एवरेज पीरियड है। खुद भी सोच रहे हैं 40 दिन में आधे 120 दिन में आधे, सो वी हैव जस्ट एवरेज इट आउट। तो 80 डेज़ आपका आ रहा है ये पीरियड। अब आपके पास ये है मौजूद 80 डेज़ का कलेक्शन। अब आपको ये फॉर्मूला बेसिक सबको शायद पता है, डेट कलेक्शन पीरियड इज इक्वल टू 360 डेज़ डिवाइडेड बाय डेटर्स टर्नओवर रेशो, और फिर तुम्हें इसके आगे पता है डेटर्स टर्नओवर रेशो इज इक्वल टू क्रेडिट सेल बाय एवरेज डेटर। तो बेटा अपन को इन दोनों को इस्तेमाल करना है, और ऐसा करने से तुम्हारे पास एवरेज डेटर आ जाएगा, ये एवरेज रिसीवल्स ये 35,55,556 इतने के एवरेज डेटर रहते हैं। ऑन एन एवरेज हमारे पास थ्रू आउट 35,55,556 के डेटर रहते हैं। अब बात ये आ रही है कि ये लोग कमीशन कितना लेने वाले हैं। सो दे विल चार्ज 2% कमीशन। तो ये जो हमारा डेटर है, हमारा जो डेटर है उसका 2% कमीशन जाएगा, पहली बात। दूसरा फैक्टर रिजर्व, फैक्टरिंग रिजर्व मतलब इतना का तो वो हमें पैसा एडवांस देंगे भी नहीं, तो इसका 10% ये आ गया आपका इतना। अब आपका जो ये ओवरऑल डेटर है, इतना तो वो लोग कमीशन के काट लेंगे और इतना तो वो लोग नहीं पे करेंगे, तो इतना ही पैसा है जो वो एज एडवांस हमको देने वाले हैं, इतना ही पैसा है जो हमें एज एडवांस देने वाले हैं। और अब इस एडवांस पे वो हमसे क्या चार्ज करेंगे, इंटरेस्ट। कितना इंटरेस्ट चार्ज करेंगे, क्वेश्चन में कहा था 18%। 18% मैम डेज कितने लेंगे। तो बेटा ये जो आपका डेटर है, ये जो ऊपर आए थे 35,55,556, ये कितने दिन डेटर बने रहते हैं। अभी तो निकाला था ना एवरेज पीरियड 80 दिन। तो जो ये पैसा है जो हम इन लोग से एडवांस में ले रहे हैं, ये 80 दिनों के लिए ले रहे हैं, तो इंटू 80/360। तो दिस इज द इंटरेस्ट दैट वील हैव टू पे टू फैक्टर। तो मैम कमीशन भी देना है, येस कमीशन भी जा रहा है, इंटरेस्ट भी जा रहा है, ये दो चीज़ें। तो अब हमारे पास जो एडवांस वो हमें एक्चुअली देगा वो क्या देगा, 31,28,889 में से और इंटरेस्ट के पैसे काट लेगा और फिर ये देगा एडवांस हमें 30,03,733। अब हम बात कर रहे हैं एनुअल कॉस्ट जो हमारी पड़ रही है फैक्टर की, वो क्या पड़ रही है देख लीजिए आप। एक तो ये 71,111 ये जो कमीशन है ये है आपका वन टाइम डेटर के बदले पैसा लेना, वन टाइम, और साल में कितनी बार ऐसा होगा, सो इंटू 360/80, मतलब आपका बेसिकली डेटर्स टर्नओवर रेशियो, हाउ मेनी टाइम्स द डेटर्स आर गेटिंग क्रिएटेड। ये तो एक बार के हुए, तो ये उतनी बार। फिर बात आती है आपका इंटरेस्ट। तो ये जो 125, 156 है ये वो जो एक बार के डेटर है उसके ऊपर इंटरेस्ट है। तो वापस वही बात आती है कि साल में कितनी बार डेटर होगा, तो इंटू 360/80। तो ये आपके पास, तो आपकी एनुअल कॉस्ट फैक्टरिंग से इतनी जा रही है। अब अगर आप क्या करें बैंक से, अच्छा ये तो आपकी फैक्टर पे जा रही है। अब आपका सेव क्या हो रहा है, तो क्वेश्चन में आपका खुद का कितना लग रहा था एडमिनिस्टर करने का, 240, 240, और क्या हो रहा था वो बैड डेट हो रहे थे विच वॉज 1.5% ऑफ क्रेडिट सेल। 1,60,000 का 1.5% निकालोगे तो 240, तो आपका 240 तो पहले भी लग रहा था, अब आपका 883,200 लग रहा है। तो आपकी कहीं ना कहीं 4,03,200 की एडिशनल कॉस्ट लग रही है, एडिशनल कॉस्ट लग रही है, कॉस्ट टू फर्म 4,03,200 की। तो इफेक्टिव कॉस्ट देखें हम 4,03,200 की एक्स्ट्रा कॉस्ट लग रही है कितने रुपए पाने के लिए, इतने को पाने के लिए 30,03,777 का जो हमने उसने एडवांस दिया है पहले से, तो ये जेब से हमारी एक्स्ट्रा कॉस्ट लग रही है। तो एक्चुअली 13.42%, और बैंक कितने पे दे रहा है आपको, 12%। बैंक कितने पे दे रहा है, 12%। तो बैंक से सस्ता पड़ रहा है ना, बैंक से ले लो वो सस्ता है इन कंपैरिजन टू फैक्टर से बेनिफिट लेना। तो इफ बैंक इज देयर 12% फर्म विल नॉट अवेल फैक्टर सर्विस, बोलिए रहने दो भाई फैक्टर, इतनी माथा 25 बेहतर है बैंक हमें 12% पे लोन ले दे तो हमारी वो कॉस्ट कम पड़ रही है। सो दिस इज अगेन आई वुड से प्रैक्टिस करी हो तो नॉट अ टफ क्वेश्चन, नहीं करी तो इट्स अ गुड क्वेश्चन, एंड दैट्स डन विद। कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 10 which is contemplate the list of features given below and identify each one of them with the most relevant source of fund. Most expensive, equity. The one which has got high degree of risk and it has to be repaid, that's your debentures and loans. If it supports business and routine activity, working capital. Business enterprises option to raise capital from international markets also. Yes, that's called international financing.
International financing. This source is the last option for startups which do not qualify for bank funding. बैंक जिनको भगा देता है वैसे नहीं देता, एंजल फरिश्ते देते हैं पैसे, एंजल फिनेंसिंग। फिर दूसरा क्वेश्चन कह रहा है ट्रेड क्रेडिट एंड बैंक ओवरड्राफ्ट। ट्रेड क्रेडिट उधार सामान, बैंक ओवरड्राफ्ट बैंक ने एडवांस में पैसा दिया। आर टू कॉमनली यूज शॉर्ट टर्म सोर्सेज ऑफ फाइनेंस बट बोथ हैव गॉट सम डिस्टिंक्ट फीचर्स। तो आपको ये बताना है दोनों में अंतर क्या है। बच्चे इसको तो आप प्लीज़ एक बार पढ़ लीजिएगा, देयर आर क्वाइट अ फ्यू पॉइंट्स गिवन, 5 पॉइंट्स, जस्ट गो थ्रू इट। ओके, नेक्स्ट, ABC लिमिटेड इज अ मैन्युफैक्चरिंग कंपनी जिसकी रैपिड सेल ग्रोथ हो रही है, बढ़िया। टू मीट द इंक्रीज डिमांड कंपनी ने स्टार्ट किया इन्वेंट्री लेवल बढ़ाए, मोर जेनरस क्रेडिट टू कस्टमर, मतलब लंबे टाइम के लिए उधार, इन्वेंट्री बढ़ी, उधारी का ड्यूरेशन बढ़ा, इससे फील होना चाहिए तुम्हारा पैसा ब्लॉक होना स्टार्ट हो रहा है। हाउएवर कैश रिजर्व्स आर डिप्लीटिंग, इट इज़ बिकमिंग डिफिकल्ट टू पे द सप्लायर्स ऑन टाइम। अब पैसे नहीं है तो आप सप्लायर को पे करने में लेट हो रहे हो। एज अ फाइनेंशियल एनालिस्ट अप्लाई योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द स्कोप ऑफ वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट टू एनालाइज द ट्रेड ऑफ्स द कंपनी इज मेकिंग बिटवीन डिफरेंट कॉम्पोनेंट्स, इन्वेंट्री, रिसीवेबल, एडवांस, पेबल, कैश। इसको बैठ के अगेन यू मस्ट रीड, क्लास का डिस्कस करी हुई बातें हैं। तो आपको इन्वेंट्री में बात करनी है, एडवांटेजेस ऑफ हायर साइड। अगर इन्वेंट्री ज़्यादा होती है तो फ़ायदा क्या है, फ्यूअर स्टॉक आउट्स, स्टॉक आउट नहीं होगा, स्टॉक आउट नहीं होगा, ग्राहक आएगा माल मांगने के लिए तो हमारे पास सफिशिएंट होगा, तो अच्छा ही है। एडवांटेजेस ऑफ लोअर, अगर कम हो स्टॉक तो पैसा बहुत नहीं अटका। लोअर इन्वेंट्री रिक्वायर्स लेस कैपिटल, बट दिक्कत क्या है, स्टॉक आउट, दुकान पे आएगा व्यक्ति, हम बोलेंगे सामान ही नहीं ख़त्म हो गया। तो ट्रेड ऑफ क्या है, आपको EOQ टेक्निक लगाना है, EOQ जस्ट इन टाइम लगाना है, तो बहुत ज़्यादा भी ना हो बहुत कम भी ना हो। रिसीवेबल्स की बात करें, अगर आपके रिसीवेबल ज़्यादा हुए तो इसका मतलब कहीं ना कहीं आपने डेटा को ज़्यादा टाइम दिया है, हायर मतलब हायर पीरियड, तो इससे सेल्स बढ़ेगी। लोअर होना तो इससे आपकी सेल्स तो कम होगी, सेल्स तो कम होगी लेकिन आपका पैसा कम अटका है, बैड डेट के चांसेस कम होंगे। क्या होना चाहिए, कहीं ना कहीं बीच में एक प्रॉपर क्रेडिट पॉलिसी हो, ना बहुत ज़्यादा ना बहुत कम। समझ में आई बात। फैक्टरिंग सर्विस जैसी आप सर्विस ले सकते हो। ऐसे ही आप अगले पॉइंट्स को गो थ्रू करेंगे, क्लास का डिस्कस करा हुआ ये एरिया है। सो बच्चे, मैंने पूरा फाइनेंशियल मैनेजमेंट का तुम्हारे साथ कर लिया डिस्कशन। आई वॉन्ट यू टू मेक श्योर कि तुम ये पूरे को अच्छे से कर लो, डू इट प्रॉपरली। और अगर तुमको ये पूरा वीडियो समझ में आया हो तो मेक श्योर दैट यू शेयर इट विद योर फ्रेंड्स ऑल्सो, डू नॉट मिस। एंड आई वुड लव टू रीड यू इन द कॉमेंट्स कि ये मेरा जो पर्टिकुलर वीडियो है ये कहाँ कहाँ तक पहुँच पा रहा है। तो इतना सारा एफर्ट लगता है टू प्रिपेयर एंड देन टू रिकॉर्ड द लेक्चर, क्या इससे तुम्हें कोई बेनिफिट हुआ, आर यू एबल टू अंडरस्टैंड, और भी कोई सपोर्ट लगता है यू कैन पुट इट इन द कॉमेंट। और एक इंपॉर्टेंट बात बताना चाह रही हूँ, अगर तुम लोगों को चाहिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट या तुम्हें चाहिए स्ट्रैटेजी टू रिवाइज फाइनेंशियल मैनेजमेंट, दोनों ही मैंने अपने बच्चों के लिए प्रिपेयर करी है। आई कैन शेयर विथ यू ऑल्सो, यू कैन जस्ट पुट इट इन द कॉमेंट बिलो and I'll ask the team to share it with you. So take care of yourself. All the very, very best. Bye bye. इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकॉन को हिट करें। साथ ही लाइक और शेयर करना ना भूलें।